हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हमने लास्ट क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपैक्ट ह्यूमन के ऊपर कैसा पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिर बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ माइक्रोब्स ऑन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के ऊपर माइक्रोब्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी और फ्रेंड्स एज वेल एज एल्फोइज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और हमारे लिए नुकसानदायक या फिर एक तरीके से वो देखा जाए ना दुश्मन, वो भी हो सकते हैं। Some of them are harmful to us and cause various diseases in plants and animals. कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स में या हमारे अंदर एनिमल्स में डिजीजेस पैदा करते हैं। It causes toxicity, वो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। स्पॉइल फूड, यानी हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। एंड क्लोथिंग जो होता है उसको भी स्पॉइल कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। बट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर beneficial to us and commercially exploited to get products and alcoholic beverages like milk products, medicines, bakery products, etc. यानी कि ये टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, फूड और जो क्लॉथ्स होते हैं उनको स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट जो है वो डालते हैं क्योंकि हमें उनसे कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी अल्कोहल जो होते हैं उनको बनाने के लिए आपने पता है यीस्ट यूज करते हैं। ठीक है, कई सारे मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे जो कर्ड होता है ना, कर्ड दही जो होता है ना, उसमें एक बैक्टीरिया मिलता है, नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो दूध से दही में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो लैक्टोबैसिलस ही करवाता है। मेडिसिन, कई सारी मेडिसिन भी मिलती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी मिलते हैं। तो ये अच्छे इफेक्ट्स हैं इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, करके इनके बारे में बात करते हैं। देखो, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं। इन फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री, बेवरेजेस क्या होता है? फर्मेंटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेवरेजेस बोलते हैं। ठीक है, जो ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हो गए, ठीक है ना, जस्ट जो सड़ा करके बनाए जाते हैं उन्हें हम बोल देते हैं बेवरेजेस है। Various microorganisms are used in preparing food and beverages for both domestic and industrial uses. Some of these are discussed below. Okay. Making curd and cheese. Bacteria are used in preparation of some of our most common foods. Curd contains a bacterium called lactobacillus. देखो आ गया ना नाम? कर्ड में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। When a little curd, जिसको हम स्टार्टर बोलते हैं, is added to the milk, then lactobacillus multiplies and converts the milk into the curd. तो पता है ना, दही जमाने के लिए मम्मी क्या करते हैं? मम्मी थोड़ा सा दही मिलाते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच दही मिलाते हैं, किसमें? दूध में। तो उस दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो पूरे दूध में क्या करते हैं? ग्रो कर देते हैं और उस पूरे दूध को क्या कर देते हैं? दही में कन्वर्ट कर देते हैं। The production of cheese also involves the use of bacteria like lactobacillus and the streptococcus. Lactobacillus और streptococcus ये बैक्टीरिया जो चीज होते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज में लिए जाते हैं। देखो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो दिखा रखे हैं, ये लैक्टोबैसिलस है। ऐसे कैसे रॉड शेप का ना, इसीलिए पीछे वर्ड आए बेसिलस, है ना। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग ब्रेड। यीस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंगस होती है, उसका यूज ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, द यीस्ट यूजेस शुगर ऑन ऑफ इट्स फूड, यानी कि जो फूड के अंदर जो आटा होता है ना ब्रेड बनाने के लिए, उसके अंदर शुगर होती है, वो यीस्ट उसका यूज करती है। द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन द शुगर, द अल्कोहल इज फॉर्म्ड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जब वो इस शुगर का यूज कर रही होती है तो उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालती है। ठीक है, और अगर हमने इस आटे की जगह हमने अल्कोहलिक ड्रिंक यूज में ले लिया, अल्कोहलिक ड्रिंक का मतलब ये होता है कि अगर मैंने फ्रूट जूस यूज में ले लिया अल्कोहल बनाने के लिए, फ्रूट जूस यूज में ले लिया तो क्या बनाएगी? अल्कोहल बनाएगी वहां पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, और प्रोसेस क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। द बबल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ कॉज ऑफ द डो टू राइज। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बबल्स के फॉर्म में निकलती है, इसीलिए वो डो जो होता है वो फूल जाता है और हमारी जो ब्रेड होती है ना वो कैसे जालीदार दिखाई देती है। When its dough is baked, then more bubbles of gas are formed due to the heat. और आगे धीरे धीरे जब उस आटे को गर्म किया जाएगा तो गर्मी के कारण और ज्यादा बबल्स निकलते हैं। As the gas escapes, the bread rises and becomes soft and fluffy. जैसे वो गैस निकलती है वो आटा कैसा हो जाता है? सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है। मेकिंग इडली, डोसा एंड द ढोकला। ठीक है, इडली एंड डोसा आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ दाल एंड राइस। इडली और डोसा किससे बनता है? दाल और राइस जो होता है उसका मिक्सचर से बनता है। ठीक है, which has been
ग्राउंड टू अ फाइन पेस्ट, और उसके बाद उनको पीस करके कैसे फाइन पेस्ट बनाया जाता है उनको। द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स, और उसके बाद उस जो मिक्सचर होता है उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो फर्मेंट हो जाए। एज फर्मेंटेशन अकर्स नेचुरली ड्यू टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो कहां से आते हैं, वो एक्चुअली एनवायरमेंट से आते हैं। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे ग्रो करते हैं उस मिक्सचर के अंदर, और ग्रो करने के बाद वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। द मिक्सचर राइजेस एंड द बिकम्स श्योर, उसके बाद वो मिक्सचर जो होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है और थोड़ा खट्टा हो जाता है। ढोकला, a popular food item in Gujarat, requires yeast to be added to in the mixture to make it soft and fluffy. ढोकला जो होता है वो गुजरात का बहुत फेमस डिश है, ठीक है। उसको बनाने के लिए यीस्ट यूज में लिया जाता है ताकि उसको फ्लफी बनाया जा सके। इन दिस केस द फर्मेंटेशन में नॉट टेक्स प्लेस नेचुरली, इस केसेस के अंदर फर्मेंटेशन नेचुरली नहीं होता, वो यीस्ट बाहर से ऐड की जाती है वहां, ठीक है ना। ये यीस्ट पाउडर है, देखिए ये यीस्ट पाउडर है, इसको ऐड कर सकते हैं हम जो सिंथेटिकली ऐड कर सकते हैं किसी चीज को फ्लफी बनाने के लिए। कुछ घंटों तक उसको छोड़ दो, फिर वो यीस्ट इसमें ग्रो करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी, और इस गैस के कारण क्या हो जाएगा, वो डो फ्लफी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स और अल्कोहल बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैसे यूज किए जाते हैं। The process of fermentation of sugar by yeast is used in the manufacture of the alcoholic drinks such as the beer and wine. बियर और वाइन बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, यीस्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि फर्मेंटेशन के काम आती है। वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइन एंड बियर प्रोडक्शन ऑफ इज द सोर्स ऑफ द शुगर। बियर और वाइन जो है इनको बनाने में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि इनके अंदर जो शुगर यूज में ली जा रही है फर्मेंटेशन के लिए, वो शुगर अलग अलग है। वाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन ग्रेप्स। वाइन जो होती है वो किससे, अंगूर के रस को फर्मेंट करवा के बनती है। एंड द बियर इज फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर इन जर्मिनेटिंग बार्ले, यानी कि जर्मिनेटिंग बार्ले, यानी बार्ले का मतलब कहता है बाजरा, जो बाजरा होता है ना, ठीक है, उसको फर्मेंट करवा करके, उसको सड़ा करके जो बनाई जाती है वो होती है क्या, बियर। अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में और क्या क्या यूज है। सम सीवीड्स आर यूज्ड एज अ फूड इन चाइना एंड जापान। चाइना और जापान वाले आपको पता है वो तो कुछ भी खाते हैं, तो कुछ सीवीड्स जो होती है, समुद्री घासें जो होती है, वो छोटी छोटी सी होती है, वो भी वो एज अ फूड के तौर पे खाते हैं। कहाँ, चाइना और जापान के अंदर। सम सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्गी आर यूज्ड टू टेकन फूड सच एज आइसक्रीम्स एंड जेलीज। याद है एगार एगार, जो रेड एल्गी से मिलता था, उस एगार एगार का यूज किया जाता है जेली और आइसक्रीम बनाने के लिए। एल्गी आर इंपॉर्टेंट एज अ फूड फॉर एनिमल्स। अब आपको पता है ओशंस जो होते हैं ना, समुद्र जो होते हैं, उनके अंदर एल्गीज जो होती है वो बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। तो जो ओशंस के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी सी एनिमल्स हैं, उनके लिए वो फूड का सोर्स हो सकती है। सच एज अ फिश एंड स्नेल्स, कई फिशेस के लिए और स्नेल्स के लिए वो फूड का सोर्स है। साइंटिस्ट बिलीव दैट इन फ्यूचर सम एल्गी कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड और ऑल ह्यूमंस। यानी कि आगे साइंटिस्ट लोगों का ये मानना भी है कि इवन ह्यूमंस जो होते हैं उनके लिए भी वो एल्गीज जो है वो फूड का सोर्स बन सकती है, क्योंकि पता है एल्गीज जो होती है वो बहुत अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का। तो हो सकता है हम भी आज आगे आने वाले टाइम पे इसको खाने लगे। विनेगर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। विनेगर पता है, विनेगर सिरका जिसको हम बोलते हैं, जो अचार मुरब्बों को खट्टा करने के लिए डाला जाता है, वो भी एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड द कोकोआ। टी, कॉफी और कोकोआ जैसे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको बनाने के लिए भी बैक्टीरिया यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एक बात बताइए सर, एंटीबायोटिक्स क्या होती है। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स जो होती है वो कुछ दवाइयां होती है, या कुछ केमिकल्स मान ले। एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। मतलब सर इसका मतलब ये है कि कोई केमिकल जो एंटीबायोटिक्स कहे जाते हैं, अगर मैं किसी बैक्टीरिया पे डालूंगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। हाँ बिल्कुल मर जाएगा। तो सर ये केमिकल मिलता कहाँ से है। ये केमिकल मिलता है कुछ अच्छे बैक्टीरिया से और कुछ अच्छे फंगस से। पता है हर चीज खराब नहीं है, कुछ अच्छी फंगस है, कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि कुछ ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो खराब बैक्टीरिया को मार लेते हैं, ये बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया एंड फंगी, है ना, बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। These medicines kill or the stop the growth of disease causing microorganisms and hence they are used to cure diseases। सही बात है, ठीक है। यहाँ देखिए एक फंगस दिखा रखी है, ये फंगस जो है उसका नाम है पेनिसिलियम, ठीक है। ये पेनिसिलियम नाम की फंगस जो है, इससे केमिकल निकला सबसे पहले, इसका नाम था पेनिसिलिन और वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी।
पेनिसिलिन कम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ कॉल्ड पेनिसिलियम, यानी कि सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं वो एक फंगस की स्पीशीज से निकाली गई थी, नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। तो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का नाम है, पेनिसिलिन उस केमिकल का नाम है, ठीक है ना। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक्स मेड फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगी, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन ये कुछ और ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें बैक्टीरिया या फंगस से मिलती हैं। एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल सम डिजीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सीधी सी बात है, अगर प्लांट्स में और एनिमल्स में डिजीज कॉज कर रहा है कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहां हम एंटीबायोटिक्स दवाइयां ले लेंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी या डिजीज ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये यूजेस और होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसके बाद मेकिंग वैक्सीन्स, वैक्सीन्स जो होती है वो कब लगती है, सब किसी भी डिजीज को होने से पहले ही उसका बचाव किया जाए, ठीक है ना, कि हम वेट नहीं करेंगे कि कोई डिजीज हो तब हम उसका क्योर करें, नहीं, पहले से अगर हम उसका जो है वो प्रिकॉशंस ले लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो पहले से ही बचाव के लिए कुछ वैक्सीन लगा दी जाती हैं ताकि फ्यूचर में डिजीज ना हो। तो कैसे यूज करते हैं, देखो बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वायरस का तो खैर यूज नहीं करते, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे करते हैं वैक्सीन के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू मेक वैक्सीन्स which protect humans and other animals from the several diseases, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं वैक्सीन बनाने के लिए जो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को कौन सी अलग अलग डिजीजेस से। डिजीज सच एज कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो एंड द स्मॉल पॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। अब इसका एक कंसेप्ट बताता हूं आपको क्या है कि इन वैक्सीनेशंस में क्या होता है। सुनो, वैक्सीनेशंस के अंदर डेड या वीक माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में डाले जाते हैं। अब डेड और वीक माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में डिजीज तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उनको आइडेंटिफाई करती है, उनको मार देती है। वो ऑलरेडी मरे हुए होते हैं, उनको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। अब अगर बाई चांस इन फ्यूचर अगर ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी उन्हें आइडेंटिफाई कर देती है और डिजीज कॉज करने से पहले ही उन्हें मार देती है। तो हुआ कि नहीं, ये बहुत अच्छा हमारे लिए कि डिजीज तो एक बार भी नहीं हुई हमें, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट रहता है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स व्हेन दीज आर swallowed और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, या तो उनको माउथ से लिया जाता है या हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है। बॉडी ऑफ अ पेशेंट, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडी एक तरीके से समझ लो आप सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है ना, वो बनते हैं टू फाइट देम। The antibodies remain the body and protect from any future attack of the disease of germs, यानी कि ये जो एंटीबॉडीज हैं, जो सोल्जर्स हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर एक बार बनने के बाद कई सालों तक रहते हैं। तो इसी दौरान अगर इन फ्यूचर अगर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उनको पहले से ही मार देते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ द स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर है, इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, कब, 1798 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ऑब्टेनिंग विटामिन्स, विटामिन्स कैसे मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ह्यूमन डाइट में लैक सम इंपॉर्टेंट विटामिन्स, देयरफॉर प्रिपेयरिंग सप्लीमेंट्स फॉर दीज विटामिन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड। आजकल पता है हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के अंदर प्रॉपरली न्यूट्रिशन हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उसमें विटामिन की कमी हो सकता है उसमें प्रोटीन की कमी हो, तो इसके लिए हमें कई बार मल्टीविटामिन्स लेनी पड़ जाती है। तो मल्टीविटामिन्स की जगह अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिले हुए विटामिन्स हम ले लें तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड टू मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स बनाने के लिए यीस्ट का यूज करते हैं और बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है। कई बार जब ये बैक्टीरिया या ये यीस्ट जो है वो किसी खाने वाली चीज में ग्रो करते हैं तब भी उनके अंदर विटामिन जो है उनके अमाउंट बढ़ जाता है। मेकिंग इंसुलिन, इंसुलिन का तो पता है क्या होता है। इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल एक हद से ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और उस लेवल को वापस एक अंडर कंट्रोल में लाने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी में डायबिटिक पेशेंट जो है उनकी बॉडी में देखा जाए तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, नेचुरली इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तभी वो डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। तो हमें या फिर डायबिटिक पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। The human hormone insulin is now obtained from bacteria
बाय अप्लाइंग मेथड्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब पता है क्या होता है? किसी बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर काट छांट करके हमने कुछ ऐसा बदलाव लाया उसमें कि वो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने लगा, फिर उस इंसुलिन को हमने इंजेक्शन में भरा और किसी पेशेंट को लगा दिया। Insulin obtained from a bacteria used to help help diabetic patients whose body produces little or the no insulin। यानी कि ये इंसुलिन तब यूज में लिया जाता है या उस पेशेंट को देने के लिए यूज में लिया जाता है जिसकी बॉडी में इंसुलिन या तो बहुत कम बन रहा है या नहीं बन रहा है। एग्रीकल्चर में क्या यूजेस हैं देखिए इसके। सम बैक्टीरिया live in the root nodules of the plants such as gram, pea, beans, etc. These bacteria absorb the nitrogen from the atmosphere and convert it into the nitrates which serves as a natural fertilizer for the plants। अब क्या होता है, जो भी प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूम प्लांट्स कहे जाते हैं, लेग्यूम प्लांट्स क्या होते हैं, जो दाल वाले प्लांट्स जो होते हैं, जितने भी उन्हें लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं, उनकी रूट में एक बैक्टीरिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको कि जो पीनट होता है उसकी रूट के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, नाम होता है राइजोबियम। प्लांट क्या करते हैं, उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो उनकी रूट में बैठा बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और नाइट्रेट जो होता है वो प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट करके प्लांट को दे दिया जाता है, तो प्लांट के लिए तो बेनिफिशियल है ना, बैक्टीरिया के लिए भी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल रही है वहां पे। Some blue-green algae can also fix atmospheric nitrogen, example nostoc, Anabaena, etc. कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उनके अंदर एक स्पेशल तरह की सेल होती है, नाम होता है हेटेरोसिस्ट। क्या होता है? हेटेरोसिस्ट नाम होता है। ये हेटेरोसिस्ट एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है और उस नाइट्रोजन का यूज फिर प्लांट कर लेते हैं। ये एग्रीकल्चर के अंदर यूजेस है। इसके अलावा देखिए क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में कैसे कैसे यूजेस हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज अ बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ help to clean environment by the decomposing the tissues or the dead organisms। आपको पता है जब कोई भी प्लांट एनिमल मर जाता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसको डिकम्पोज किया जाता है, और डिकम्पोज करने के लिए यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो एक तरीके से उन्हें डिकम्पोज करते हैं और नेचर की सफाई करते हैं। विदाउट देम फाइल्स और डेड ऑर्गेनिजम्स वुड कवर द अर्थ। इसके अलावा अगर ये नहीं होंगे तो पूरी अर्थ के ऊपर यही डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भर जाएंगे। When microorganisms decompose the organic matter, they break down plant and animal tissues into the simple substances which are released and restored in the soil। इसके बाद क्या करते हैं, देखो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं या जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, अब प्लांट है, एनिमल है, इनके अंदर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा। जब ये इनको तोड़ा जाता है तो सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं सॉइल के अंदर, और वो मिनरल्स दोबारा कोई प्लांट जो है वो यूज कर लिया जाता है। इसका मतलब ये साइकिल चलता रहता है। Thus, the nutrients that were taken from the soil by the plants and animals are returned and used again by the living organisms। ठीक है। Some bacteria decompose sewage and other waste in the water। सीवेज वाटर क्या होता है पता है क्या? ऐसा वाटर जिसके अंदर ह्यूमन का स्टूल हो, ऐसे वाटर को बोलते हैं सीवेज वाटर। ठीक है, वहां जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है उसको डिकम्पोज करने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। दिस इज नेचुरल मेथड फॉर द कीपिंग द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो जब ये डिकम्पोज हो जाएंगी चीजें तो हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो भी साफ रहेगा, पोल्यूशन नहीं फैलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए। इसके अलावा इन बायोगैस प्रोडक्शन क्या होता है सुनो। बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें गोबर जो होता है ना या काउ डंग जो होता है वो डाला जाता है। तो डंग के अंदर होता है कुछ बैक्टीरिया, नाम होता है मिथानोबैक्टीरियम। वो उस काउ डंग के ऊपर जो सेलुलोज होता है उस सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं और बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। ये बायोगैस फ्लेमेबल होती है, मतलब इसको जलाया जा सकता है, ठीक है ना, और इससे खाना पकाया जा सकता है, इससे लाइटिंग की जा सकती है। ये काम इससे हुआ, बैक्टीरिया से हुआ। गैस कैसे बनी? बैक्टीरिया की एक्टिविटी से बनी। तो इन बायोगैस प्रोडक्शन में क्या होगा देखो, इन विलेजेस एनिमल वेस्ट, लीफी वेस्ट फ्रॉम क्रॉप्स एक्सेट्रा डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मीथेन, CH4 तो मीथेन को बोलते हैं, व्हिच इज यूज्ड एज अ फ्यूल।
तो यहाँ काउ डंग की जगह कई बार लीफी वेस्ट डाल दिया जाता है, एनिमल वेस्ट लिखा हुआ ना, देखो ये काउ डंग है, लीफी वेस्ट हो गया, कहां से आता है, क्रॉप से आता है, इसको डाल दिया जाता है एक टैंक के अंदर, देखो जैसे ये टैंक है, इसमें डाल दिया जाता है, यहाँ डिकम्पोज होते हैं वो, और उसके साथ में क्या बनती है, मीथेन गैस बनती है। इसके अलावा इट इज वन ऑफ द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोगैस, मीथेन गैस जो है वो सबसे ज्यादा होती है, देखो सबसे ज्यादा मीथेन गैस होती है, इसके साथ में थोड़ी सी CO2 होती है और थोड़ी सी होती है H2S गैस, और थोड़े अमाउंट में हाइड्रोजन गैस भी होती है, ये सब मिला करके बनती है बायोगैस। द बायोगैस serves as a cheap, clean and efficient fuel for the cooking and lighting purposes। सबसे सस्ता है, ठीक है ना, कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए। इसके साथ में देखो इससे पाइप लगा होता है, सिलेंडर में इस गैस को भर दिया जाता है, फिर आगे सप्लाई कर दिया जाता है जहां पर भी कुकिंग और लाइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पे, ठीक है। अदर इंडस्ट्रीज में क्या है, देखो बैक्टीरिया आर यूजफुल इन टोबैको, लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज। टोबैको, लेदर और जूट इंडस्ट्रीज के अंदर भी बैक्टीरिया काम में लिए जाते हैं। कैसे? टैनिंग टू मेक एनिमल स्किन इनटू द लेदर बाय द ट्रीटिंग इट केमिकल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। सुनो, किसी एनिमल की स्किन को लिया जाता है, फिर एनिमल की स्किन जो होती है ना बाद में बहुत हार्ड हो जाती है, उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। सॉफ्ट बनाने के लिए उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्टिविटी करनी पड़ती है, तब जाकर के वो लेदर में कन्वर्ट होती है। ये काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। In the jute industry, jute plants are submerged in the water where the bacterial actions separate the fibers from the rest to the tissues. These fibers then woven into the jute cloth. आपको पता है जूट कहां से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। अब ये जो जूट है इसके साथ में कई सारे बाकी टिश्यू भी होते हैं प्लांट के, तो यहाँ उसको पानी में डाल करके उसके ऊपर बैक्टीरिया डाल देते हैं। बैक्टीरिया अदर टिश्यू को तो क्या करते हैं, हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और फाइबर्स जो होते हैं वो रह जाते हैं। उन फाइबर्स को लिया जाता है, उनसे अलग अलग क्लॉथ्स या अलग अलग बैग वगैरह बना लिए जाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स, सर्टेन बैक्टीरिया एंड protozoans normally live in the digestive system of some animals such as cows, goats and the sheep. They help the animals to digest grass and plants by the breaking down the cellulose. अब देखो क्या होता है, गाय, भैंस, बकरियां ये सब क्या खाती है, प्लांट्स खाती हैं। प्लांट के अंदर जो सबसे मेन सब्सटेंस होता है वो होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज का डाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो यहाँ जो काऊ है, गॉट्स है, शीप है, इनके बिना इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं ताकि फूड के अंदर जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट किया जा सके और उससे एनर्जी ली जा सके। ये भी एक अच्छा यूज है बैक्टीरिया का। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, यानी जो नुकसान पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज, कई तरीकों से ये नुकसानदायक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, animals and plants. Certain microorganisms grow on cooked food and they keep for the long and thus responsible for the spoiling of the various foodstuffs. उनके ऊपर ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फूड सब्सटेंसेस के ऊपर ग्रो करते हैं, लंबे समय तक ग्रो करने के बाद वो उनको स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उससे बहुत भयंकर बदबू आने लगती है और उन्हें खाने पर हो सकता है हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाए। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which cause disease are called pathogens, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं क्या बोलेंगे, पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजेंस कैन बी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं एंड फंगस हो सकता है। ये सब पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज कॉजिंग। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, विद द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो कैसे भी एंटर कर सकते हैं पैथोजेंस जो होते हैं, हवा से एंटर कर सकते हैं जो हम ब्रीदिंग के थ्रू ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं उसके साथ एंटर कर सकते हैं, या जो हम फूड खा रहे हैं उसके थ्रू एंटर हो सकते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू द एन इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स। ये क्या हो सकते हैं, अगर आप किसी पर्सन जिसको इन्फेक्शन है आप उससे मिलते हैं तो डायरेक्टली उससे उसके कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन फैल सकता है, या कुछ इंसेक्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैला सकते हैं। जैसे मलेरिया फैलाने के लिए होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब मलेरिया किससे होता है, मलेरिया मच्छर से नहीं होता, एक्चुअली उस मलेरिया के अंदर एक प्लाज्मोडियम नाम का छोटा सा क्या होता है, पैथोजन होता है, वो फीमेल उसे कैरी करती है और वो जिस भी पर्सन को बाइट करती है उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो प्लाज्मोडियम है वो चला जाता है। अ पर्सन हु हैज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हिज बॉडी इज सेड टू बी एन इन्फेक्टेड पर्सन। जिस भी पर्सन में ये पैथोजेंस होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं।
Those microbial diseases can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or the physical contact etc. अब किसी को जुकाम है, आपने क्या किया, उससे हाथ मिलाया, उस समय वो इंसान छींक ले रहा है, छींक के दौरान काफी सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसने एयर में छोड़े और आपने वो ड्रॉपलेट्स अंदर ले लिए ब्रीदिंग के टाइम पर, तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें जो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कन्वर्ट या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। Some of examples of communicable diseases are common cold, cholera, chicken pox, tuberculosis जिसको हम भाषा में हम टीबी बोलते हैं, मलेरिया एंड एड्स। Communicable diseases can occur and spread in the following ways. Communicable disease किन किन तरीकों से फैल सकती हैं उसकी बात कर रहे हैं। By the breathing air containing microorganism, यानी हमने ऐसी एयर ली है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो उसके थ्रू वो अंदर जा सकते हैं। By taking infected food or water through the insect bites such as mosquito bites, इससे भी हो सकता है infected food से, water से या insect bites से। By the sharing infected injection or needles and by the physical contact with an infected person or by the using of articles of an infected person such as a towel, cloths, bed, utensils, etc. अब देखो क्या शेयरिंग इंजेक्शन, अगर किसी पर्सन को इंजेक्शन लगाया और वही इंजेक्शन जो है वो किसी दूसरे को लग गया, जैसा कि ड्रग एब्यूजेस में होता है कि एक ही इंजेक्शन से कई सारे लोग जो होते हैं वो ड्रग लेते हैं, ड्रग इंजेक्शन के थ्रू भी लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी एक इंसान में इंफेक्शन हुआ तो वो दूसरे में चला जाएगा। अगर बाई चांस किसी को फंगल इंफेक्शन है, स्किन के ऊपर इंफेक्शन हो जाता है, उसने जो टॉवल यूज किया वही टॉवल किसी हेल्दी पर्सन ने यूज कर लिया, उसको भी हो जाएगा। है ना, तो इस तरीके से ये फैलते हैं। देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या क्या। और देयर आर सम इंसेक्ट्स इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच ट्रांसफर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इनटू आवर बॉडी एंड स्प्रेड डिजीजेस, यानी कि कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एजेंट्स की तरह काम करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं और कैरी करने के बाद में क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में उनको स्प्रेड कर देते हैं। There are two most common insects which carry the diseases causing microorganisms, the housefly and mosquito. Houseflies जो होती है ना वो तो अपनी बॉडी के ऊपर कैरी करती हैं उनको, ठीक है ना, अंदर नहीं ऊपर की तरफ। जैसे आपको पता है ना मक्खियां जो होती है वो तो बड़ी गंदगी के अंदर बैठी रहती है, फिर उनकी टांगों पे क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपक जाते हैं, उसके बाद जब वो हमारे खाने पर आकर के बैठती हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां छोड़ जाती हैं। सेम ऐसे ही मॉस्किटो जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर, बताया था ना मैंने अभी, मॉस्किटो बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम को कैरी करता है और जब वो हमें बाइट करता है तो अपना प्लाज्मोडियम वो हमारी बॉडी में छोड़ जाता है। The insects or other animals which transmit disease causing microorganisms to humans without itself suffering from them, यानी कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, that are called carrier, उनको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं, यानी खुद को तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म, लेकिन वो किसी दूसरे को ही फैला देंगे। Other diseases caused in plants are blight of rice जो कि बैक्टीरिया से होता है, लीफ कर्ल जो कि वायरस से होता है, पोटैटो ब्लिंट जो कि स्मट ऑफ डिजीज और माइल्ड्यू इन ग्रेप्स ये फंगस से होती है। ये सारी डिजीजेस प्लांट्स में होने वाली डिजीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सर पहले ये देखो कि पूरा आ रहा है क्या, सही आ रहा है क्या, ये यहाँ पे सही नहीं है इसलिए, सही है। तो देखो इसके अंदर क्या है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम आम भाषा में कहते हैं टीबी, किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर है। ठीक है, इसके अलावा निमोनिया जो भी इसका कॉजिंग एजेंट जो है वो बैक्टीरिया है और इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। मीजल्स जिसको हम आम भाषा में खसरा बोल देते हैं, ये वायरस से होने वाली डिजीज है और एयर से ही फैलती है। चिकन पॉक्स जो है वो भी वायरस से होने वाली डिजीज है। चिकन पॉक्स होता है जिसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर के ऊपर, है ना, वो भी वायरस से होने वाला डिजीज है और ये भी या तो एयर या फिर जो फिजिकल कांटेक्ट है उस व्यक्ति का, जो भी डिजीज पर्सन है उसके फिजिकल कांटेक्ट से ये फैलती है। पोलियो जो है वो भी वायरस से फैलती है, नाम होता है पोलियो वायरस, ये भी एयर या वाटर से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो वायरस से फैलता है और ये भी एयर या फिर किसी के पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। फ्लू वायरस से फैलता है और ये भी एयर या कांटेक्ट में आने से फैलता है। मम्स जो होते हैं अभी बहुत ज्यादा चले थे, ठीक है ना, यहाँ क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होती है हमारी
जो उनके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो फूल जाती है, फिर हमें निगलने में परेशानी होती है। अभी बहुत चला था मम्स, ठीक है, ये वायरस से होता है और या एयर या कॉन्टेक्ट से फैलता है। एथलीट्स फुट, ये फंगस से होने वाली डिजीज, एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि किसी डिजीज पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आने से फैलता है। इसके बाद रिंग वर्म, जो कि बहुत ही कॉमन है फंगल इन्फेक्शन, जो कि फंगस से होता है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आओगे या फिर डिजीज पर्सन के यूटेंसिल्स या टॉल वगैरह यूज कर लेंगे तो उससे भी हो सकता है। अब इनके जनरल प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, देखिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, यानी जो पेशेंट है उसको दूसरे जो मेंबर्स हैं घर के उनसे अलग रखें। कीप अ पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पेरेंट अवे फ्रॉम अदर्स, यानी कि जो उसकी पर्सनल चीजें हैं वो दूसरे जो भी मेंबर्स है घर के उनसे अलग रखें। वैक्सीनेशन करवाएं अगर अवेलेबल है तो इट मस्ट बी गिवन टू द सुटेबल एज, अगर सुटेबल एज में है वो पर्सन तो उसको वैक्सीनेशन करवाना भी जरूरी है। ये कुछ डिजीजेस हैं जो ह्यूमंस के अंदर थी और बैक्टीरिया वगैरह से फैल रही थी। इसके अलावा और भी हैं, अभी देखिए, इसके अलावा कॉलेरा है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड से हो सकता है। उसके बाद टाइफॉइड, टाइफॉइड जो होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है। वाटर और फूड, कंटामिनेटेड वाटर कंटामिनेटेड फूड इसके एजेंट हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस से होने वाली डिजीज है, कंटामिनेटेड वाटर से होती है। जॉन्डिस, ये भी वायरस से होने वाली डिजीज है और ये भी कंटामिनेटेड वाटर से होती है। फूड पॉइजनिंग, कई बार फंगस और खराब बैक्टीरिया जब हमारे फूड को खराब कर देते हैं और वो फूड हम कम कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे होता है, तो कंटामिनेटेड फूड से होने वाली है। अमीबिक डाइसेंट्री, मैंने बताया था कि अमीबा जो कि हमारी बॉडी में जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज करता है, डिजीज का नाम अमीबिक डिसेंट्री है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ से होता है। अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ ग्रुप का मेंबर है जो कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड से हो सकता है। इनके जनरल प्रिकॉशंस क्या हो सकता है, देखो, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मेंटेन करनी चाहिए पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई रखें, हाइजीनिक रखें अपने आसपास का माहौल, ठीक है, या अपने आसपास सफाई रखें। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर कुक्ड फूड और जो बॉइल्ड वाटर है वही यूज करना चाहिए। वैक्सीनेशन इफ अवेलेबल मस्ट बी गिवन एट अ सुटेबल एज। इसके अलावा देखो मलेरिया, मलेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इससे होता है प्रोटोजोआ से होता है ये भी, यानी कि अमीबा और मलेरिया का जो एजेंट प्लाज्मोडियम है ये दोनों ही क्या है, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। इसको फैलाने वाला जो वेक्टर है वो होता है या कैरियर है वो है मॉस्किटो। अब इससे बचने के लिए क्या करें, मच्छरों जो है, मच्छरों के जो क्या बोलते हैं नंबर्स हैं वो कंट्रोल में लाए जाने जरूरी है, क्योंकि मच्छर कम होंगे तभी तो ये डिजीज कम फैलेगी, है ना। यूज मॉस्किटो नेट एंड द रेप्लिकेंट्स, स्प्रे insecticides and the control breeding of the mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। मॉस्किटो नेट का यूज करो ताकि मॉस्किटोज अंदर नहीं घुस सके, ठीक है, या रेपलेंट्स यानी कि कुछ क्रीम वगैरह आती हैं जो कि मच्छरों को दूर भगाने के लिए यूज में ली जाती है, कई बार कॉइल्स वगैरह भी आती है ना। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे जो है वो करो। इसके अलावा मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग साइट्स होती है, कहाँ वो ब्रीडिंग करते हैं, अंडे कहाँ देते हैं, अपने रुके हुए पानी में, तो पानी रुकने ही मत दो, पानी रुका हुआ नहीं होगा तो वहां अंडे भी नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद टिटनस, ये होता है बैक्टीरिया से। कट और वाउंड जो होता है ना, कई बार क्या होता है, टिटनस क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कई बार कट लग जाते हैं, जैसे लोहे जंग लगे हुए लोहे से कट लग जाती है, इन जगहों पर क्या होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और हमारी जो मसल्स होती है ना उनके कॉन्ट्रैक्शन में धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते ढंग से, तो व्यक्ति को टिटनेस हो जाता है। तो इसके लिए डीपीटी वैक्सीन यूज में ली जानी चाहिए। डीपीटी वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरियम, और इस बैक्टीरियम से बचने के लिए डीपीटी की वैक्सीन लगानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज टेबल है सम कॉमन एनिमल डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फुट एंड माउथ डिजीज, कैटल्स के अंदर, हिंदी में अगर मैं बोलूं ना तो खुर पका मुंह पका रोग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये वायरस से होता है। ओके, एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है वो भी कैटल्स के अंदर होती है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। स्लीपिंग सिकनेस जो कैटल्स में होती है, पिग्स में होती है, हॉर्सेस में भी हो सकती है, और ये प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, ठीक है। इसके बाद सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। नंबर फर्स्ट देखो, रस्ट ऑफ व्हीट, जो किससे होती है, फंगस से होती है। ये एयर या उसके सीड से फैलती है, किसके, अगर कोई भी प्लांट है जैसे गेहूं का प्लांट है
वो डिजीज प्लांट है उसके सीड अगर किसी दूसरे हेल्दी प्लांट के साथ जाकर मिक्स हो गए तो उसमें भी ये फंगस डिजीज फैल जाएगी। साइट्रस कैंकर जो कि एक बैक्टीरिया से होता है, ये एयर से फैलता है। इसमें क्या होता है, जो नींबू, मौसमी, संतरा, नारंगी, ये सारी चीजें जो होती है ना, इनके ऊपर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसके कारण इनका जो छिलका होता है ना वो ब्लैक होकर के फट जाता है। इसके कारण जो फ्रूट है वो खराब हो जाएगा। येलो मोजेक डिजीज ऑफ द लेडी फिंगर, ओकरा। येलो मोजेक डिजीज क्या होती है, भिंडी जो होती है ना, ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी। भिंडी में क्या होता है, भिंडी जो है वो जनरली ग्रीन होती है, लेकिन उस समय जब इन्फेक्शन होता है वायरस का तो ये पीली पड़ने लगती है और ऐसे कर्ल हो जाती है, ठीक है, जो कि इंसेक्ट जो है वो इसको फैलाता है और वायरस जो है वो इस इंसेक्ट के अंदर होता है, ठीक है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, इंसेक्ट है। टोबैको मोजेक वायरस जो है, टोबैको मोजेक डिजीज है जो कि एक वायरस से होती है। ये वायरस का नाम ही होता है टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, टोबैको की लीव्स जो होती है वो येलोइश हो जाती है, कर्ल हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, टोबैको नहीं बन पाता। टोबैको क्या होता है, पत्तियों को पीस करके तो बनाता है। तो हैंड्स एंड द क्लॉथिंग ऑफ फील्ड्स वर्कर, यानी कि अब ये वायरस से होने वाली डिजीज है। अब किसी डिजीज्ड प्लांट के हाथ अगर किसी हेल्दी प्लांट के लग जाएंगे तो वायरस उनमें भी फैल सकता है। ये सारी डिजीज जो है वो प्लांट्स के अंदर होने वाली है। नेक्स्ट वन इज, देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और साथ में फूड पॉइजनिंग क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इफ द फूड इज नॉट कवर्ड, स्टोर्ड और प्रिजर्व प्रॉपरली, देन इट गेट्स स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन इट। अगर फूड को सही तरीके से प्रिवेंट करके नहीं रखा गया, ठीक है ना, प्रिजर्व नहीं किया गया, स्टोर नहीं किया गया, तो ये क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो करेंगे और उसको स्पॉइल कर देंगे। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. तो कई बार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा फूड डेफिनेटली खराब हो जाएगा। The food spoiled in this manner starts giving foul smell and bad taste. फूड खराब हो जाएगा तो इसका मतलब भी बुरी स्मेल देने लगेगा और इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। It color may be also change, हो सकता है इसका कलर भी चेंज हो जाए। If such a food is eaten, it will lead to the food poisoning. अगर ऐसा फूड गलती से भी हम खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। The disease caused due to the presence of a large number of microorganisms like a bacteria and fungus. तो क्या क्यों ये खराब है, इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस के बहुत ज्यादा नंबर बढ़ चुके हैं, ठीक है। Due to the presence of the toxic substances in food formed by the action of microorganism, it is called food poisoning. इसके बाद क्योंकि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करके वो टॉक्सिक सब्सटेंस बना रहे हैं, फिर हम खाएंगे तो टॉक्सिन हमारे बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। ये होती है फूड पॉइजनिंग। बात करते हैं सेल्फ टेस्ट की। सेल्फ टेस्ट नंबर 2, Which one of the following disease is caused by a fungus? इनमें से कौन सी डिजीज है जो फंगस से होती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइट्रस कैंकर, एंथ्रैक्स, रस्ट ऑफ व्हीट एंड येलो मोजेक। रस्ट ऑफ व्हीट हमने अभी अभी पढ़ा है। व्हीट के अंदर पता है क्या होता है, काले काले दाने हो जाते हैं, उसका जो दाना होता है ना उसका पाउडर बन जाता है, ब्लैक ब्लैक पाउडर बन जाता है, उसको रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं, ये फंगस से होती है। Which one of the following disease can be prevented by the vaccination? इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जिसको वैक्सीनेशन करवा करके प्रिवेंट किया जा सकता है? कोल्ड, कॉलेरा, पोलियो और ऑल ऑफ दिस। देखो कोल्ड जो होता है ना उसको तो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, लेकिन पोलियो और कॉलेरा के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो पोलियो है ये डिजीज जो है ये प्रिवेंट की जा सकती है वैक्सीनेशन से। लेकिन पता है ये क्या होती है, ये ओरल वैक्सीनेशन होती है, ये ओरल वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। अगर नॉर्मल प्रॉपर वैक्सीनेशन की बात करूं तो दैट कॉलेरा इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये ध्यान, क्या पूछा जाए, ओरल वैक्सीन पूछा जाए तो पोलियो होगा, अदरवाइज कॉलेरा। Which one of the following group of microbe cause malaria? इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो मलेरिया कॉज करता है? मलेरिया कॉज करने वाला कौन होता है, प्रोटोजोआ होता है, वो प्लाज्मोडियम है ना। Which one of the following is are antibiotics? इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही एंटीबायोटिक्स है, ये हमने अभी अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था। Which one of the following microorganism is useful to baking industry? बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर यीस्ट यूज में ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस करती है, फ्लफी बनाती है चीजों को, है ना। तो लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, यीस्ट और नॉस्टॉक, देन यीस्ट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हमने सेल्फ टेस्ट नंबर 2 किया। यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक हमने इस चैप्टर का कवर कर लिया है। अब यहाँ तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम इसी चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शन के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।